हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बबुआ, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 के एक और बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ठीक है ना? जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को हम आज इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि चाहे जहां रहो याद करोगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम? बोल देगा कि तनु विलियन के लिए राउल्ट के नियम को समझाइए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये इसलिए भी है कि राउल्ट के नियम पर जो बच्चों फार्मूला बनता है ना, उस फार्मूले पे 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल बनता है। अगर ये आ गया तब भी 4 नंबर का, ये अगर नियम नहीं पूछा, न्यूमेरिकल आएगा इस पे तब भी 4 नंबर का, जो कि हर साल आता है। चाहे 2000 आप 26 का पेपर उठाओ, 25 का उठाओ, 24 का उठाओ, ठीक है, 23 22, चाहे जब का देखो ये आया है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि राउल्ट का नियम है क्या। बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कोई विलायक है। ठीक है ना? कोई झंझट नहीं पालना, एकदम मजे में समझना है। ठीक, जैसे हमने क्या ले लिया, कोई विलायक। अब विलायक तो समझ ही रहे होंगे, विलायक यानी जल है। इसमें क्या है? जल है। ठीक है, विलायक है। हम इस विलायक में चलिए, जैसे ये क्या है, हमने बताया कि विलायक है ना? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल दिया जाए, ये है विलायक। पानी जैसे, समझिएगा। ठीक है ना? ये क्या है? विलायक है, यानी पानी है। अब उसके बाद इसमें कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ हम घोल दें ऊपर से। जैसे इसमें हमने क्या क्या कर दिया, एक कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ जिसे यहां से ऊपर से हमने घोल दिया। समझने का प्रयास करना बबुआ, बहुत सिंपल तरीके से, रटने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग में सीधा घुस जाएगा। ठीक है, तो हमने एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया। क्या? वैद्युत अनपघट्य। अब वैद्युत अनपघट्य समझ रहे हैं ना, नाम ही अनपघट्य, मतलब ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धाराहीन प्रवाहित हो सके। लाइक दैट, जैसे यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, शर्करा, ये सभी वैद्युत अनपघट्य के श्रेणी में आते हैं। तो हमने क्या किया, वैद्युत अनपघट्य को घोल दिया। अब घोलने के बाद इस पूरे विलयन में जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब विलायक में आप कोई वैद्युत अनवघट्य घोल दोगे, तो जो विलयन का वाष्प दाब रह जाएगा, वो वास्तविक वाष्प दाब से कम रह हो जाएगा। कब? जब घोल दोगे। तो वही चीज कह रहा है कि विलायक में, जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल देते हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, यही अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है, या मोल अंश के बराबर हो जाता है। यही नियम क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? यही नियम कहलाता है राउल्ट का। क्या कहलाता है? राउल्ट का नियम कहलाता है। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, गला सूख रहा है। चलिए, तो अब यहां पे नियम तो समझ में आ गया ना? चलिए, नहीं समझ में आया तो लिखते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों,
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, एकदम एक एक पॉइंट आपके दिमाग में स्टोर होगा। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, लिखेंगे जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट पदार्थ घोल दिया जाए, वैद्युत अनपघट पदार्थ घोल दिया जाए तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, समझना बबुआ, एकदम बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में रख लेना क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको समझिए। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इस विलय, यानी जो कुछ घोला जा रहा है वो विलय होता है, पहले बताया है, उसके मोल प्रभाज के बराबर। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, हमने बताया है कि यानी जैसे ही कोई वैद्युत अनपघट्य घोलते हैं तो घोलने के बाद जो वाष्प दाब रहता है वो पुराने वाष्प दाब यानी पहले वाले विलयन के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है, तो वही होता है आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब ही कमी। ठीक है, तो यहां पर ये कह सकते हैं। अब इसको अपन लिखेंगे किस तरह से, तो यहां पर यही बोल रहा है ना कि विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो लिखेंगे एक बार, यानी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है, ये किसके मतलब किसके बराबर हो जाता है बच्चों, तो ये बराबर हो जाता है विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के। ठीक है, ये होता है। बाकी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कि पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक, ये पूरा का पूरा ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है। और ये बराबर कह रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज, तो n अपान नीचे n प्लस कैपिटल N, क्योंकि स्मॉल n क्या है, तो ये विलेय का मोल, कैपिटल N क्या है, विलायक का मोल। और हमने मोल प्रभाज में पढ़ा है भाई, जिसका कह रहा है विलेय का कह रहा है तो स्मॉल वाला ऊपर लिखे हैं, अगर विलायक के मोल प्रभाज के बराबर कहता तो हम कैपिटल N वाला ऊपर लिखते। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब तनु विलयन के लिए पूछेगा तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। अब तनु विलयन के लिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, तनु विलयन के लिए जो n प्लस ये लगभग का बराबर हो जाता है इसमें केवल और केवल n के, यानी यहां पर जो
जो कैपिटल एन होता है, यानी विलायक का मोल अंश वो नगण्य मान लिया जाता है कब, तनु विलयन के लिए। ठीक है, तो इसकी जब मात्रा एकदम नगण्य, मतलब ये सॉरी, ये स्मॉल एन वाला, स्मॉल एन का नगण्य मान लेते हैं, तो यहां पर जब इसके नगण्य मान लेंगे तो डायरेक्टली केवल इतना लिखेंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट, ये बराबर का एन रहेगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एन। ठीक है, अब चूंकि हमको मालूम है, चूंकि एन क्या है, मोलों की संख्या, एन स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, तो इसके बराबर भार बटे अणु भार। इसी तरह कैपिटल एन वाला भी हमको मालूम है, हम निकाल सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, भाई हम लिख सकते हैं ना। तो यहां पर दोनों दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं बबुआ, कि दो के दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन, ये हो जाएगा पी नॉट बराबर का एन के स्थान पे डब्ल्यू बाई एम लिखेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम, और नीचे क्या है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। थोड़ा इसको सही से जब हम लिखेंगे, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, यहां पर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम, और ये कैप मतलब क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए बटे का बटे है भैया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा एम अपान डब्ल्यू में। ठीक, ये इस तरह से, अब यही क्या हो जाएगा, यही आपका राउल्ट का नियम हो जाएगा। ठीक है, यही राउल्ट का नियम हो जाएगा, याद रखना। अब यहां पे सैंबल एक बार देख लीजिए, ठीक है, सैंबल देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लगा ही नहीं पाओगे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, सब मान सवाल में दिया रहेगा, बट हमारे लिए जरूरी है ना जानना, तभी हम जान पाएंगे ना। चलिए तो देख लेते हैं, देखिए कि ये जो पी नॉट है इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये होता है। पी एस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है विलेय का भार, यानी जो कुछ भी घोला जाता है वो विलेय होता है, विलेय का भार बोल देगा, जैसे 4 ग्राम घोला गया है। ठीक है, अब यहां पे स्मॉल एम क्या है, तो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। अब उसके बाद नीचे कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये विलायक का भार, जैसे पानी है विलायक तो उसका भार दिया रहेगा, जो वो चीज जैसे बोल देगा 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है, तो विलायक का भार हो जाएगा वो। ठीक नीचे क्या है, विलायक का अणुभार, कैपिटल एम है तो विलायक का अणुभार। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए इसमें सीमाएं, इसमें भी पूछता है प्यारे बच्चों की सीमाएं क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक, राउल्ट के नियम की सीमाएं पूछता है, याद रखिएगा।
अब राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो होता है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है, तनु विलयन पर लागू होगा बच्चों। दूसरी बात यह है कि इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए, ये स्थिर ताप पर क्रिया होती है। तीसरा, यह अवाष्पशील वैद्युत अनपघट के विलयन पर लागू होता है, वैद्युत अनपघट के विलयन पर लागू होता है, ठीक है, या अवाष्पशील वैद्युत अनपघट के विलयन पर लागू होता है, ठीक। तो ये इसकी क्या हो जाता है, सीमाएं होती है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए तो ये हुआ, और एक दो है बट इतना बहुत है, तीन। फिर से एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा, यहां से है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। अब उसके बाद ये आपका है फार्मूला, आपका मेन यही है, और फिर से बता दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है बच्चों आपका, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी सीमाएं हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।